स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो जो हमारा बना है ये बेस्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ओल्ड वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और न्यू के लिए भी करते रहें, बाकी हम मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोस में। चलिए, लास्ट टाइम पे हमारा टॉपिक फिनिश हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर और हमारा टॉपिक फिनिश हुआ था oogenesis, जहां पर हमने ओवरी में ढेर सारे oocytes का फॉर्मेशन किया था और हमारी बात खत्म हुई थी सेकेंडरी oocytes के फॉर्मेशन से जो ओवम होता है। और उस टॉपिक को फिनिश करने के बाद आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं और वो टॉपिक रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल पुराने टाइम में इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का नाम लेने से लोग कतराते थे। अरे मेंस्ट्रुअल साइकिल ये तो बड़ा अपवित्र शब्द है, लेकिन आप ये समझें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल गॉड द्वारा गिफ्टेड वो साइकिल है जो हर एक फीमेल में होना जरूरी है। भरोसा मानिए, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस भी फीमेल में नहीं पाई जाएगी वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। आर्टिफिशियल मेथड्स हैं हमारे पास, बट जो नेचर का गिफ्ट है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी है, वो नेचुरल प्रेगनेंसी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के कारण ही होती है। तो चलिए जानते हैं, न सिर्फ पास होने के लिए, जानते हैं अपनी बॉडी के लिए कि एक ऐसी कौन सी साइकिल है जो इतनी इंपॉर्टेंट रखती है फीमेल्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम ह्यूमंस में ही नहीं, अदर प्राइमेट्स में भी पाए जाते हैं। वहां पर इसको ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। ओएस्ट्रस साइकिल हम मेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है और प्राइमेट्स में, अदर प्राइमेट जो भी है हमारे, या हम बात करें जो भी हमारे कैटल्स हैं, उनमें ये ओएस्ट्रस साइकिल के नाम से जाना जाता है, जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। हम ह्यूमन की तरह तरीके से ये नहीं कि हर समय ब्रीडिंग की एबिलिटी रखें, वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। तभी आपने देखा होगा रेनी सीजन में, अदर सीजन में कैटल्स की भीड़ मची रहती है स्ट्रीट्स में, क्योंकि वो उनका सीजन होता है। तो वहां पर जो साइकिल चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका नाम होता है ओएस्ट्रस साइकिल। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ड्यूरेशन है हमारी, वो ड्यूरेशन होती है 28 से 29 डेज ड्यूरेशन होती है। यानी शुरुआत से देखें तो एक ही जो साइकिल चलेगी, ये एक साइकिल अप्रोक्सीमेटली एक मंथ की है। अब इस एक मंथ में घटना क्या क्या घटती है? 28 से 29 डेज की साइकिल तो है, बट इवेंट्स क्या क्या होते हैं? चलिए उन इवेंट्स को समझते हैं। सबसे पहली बात, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रहा है आज के टॉपिक में, जो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। उस साइकिल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और उस साइकिल में मैंने बताया कि ये साइकिल 28 से 29 डेज के लिए होती है। अब जब हमारा आगे चल बढ़ा तो देखिए इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में इवेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो आएगी ओवेरियन साइकिल, चेंजेस इन ओवरी। ओवेरियन साइकिल चलेगी। ओवेरियन साइकिल में क्या होगा? आपकी ओवरी में चेंजेस आएंगे। ये आपकी ओवरी है, इस ओवरी में कुछ चेंजेस होंगे। सबसे पहला इवेंट ओवरी में चेंजेस होंगे। दूसरा इवेंट कह रहा यूटेरिन साइकिल, चेंजेस होंगे हमारे यूट्रस में। ये हमारा यूट्रस है। तो सबसे पहले आपके ओवरी में चेंजेस होंगे, देन आपके यूट्रस में चेंजेस होंगे, और इन दोनों चेंजेस को मिला करके हमने नाम दिया है इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी स्टार्टिंग से चले तो पहले डेज याद रखा 28 to 29 डेज। सेकंड, इवेंट्स कितने हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो 2 इवेंट्स हैं। पहले इवेंट में ओवेरियन साइकिल चलेगी जहां पर ओवरी में चेंजेस होंगे। सेकंड में यूटेरिन साइकिल चलेगी जहां पर आपके यूट्रस में चेंजेस होंगे। 2 जगह पे चेंजेस होने हैं। अब अगर बात करें फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास 4 फेजेस हैं। फर्स्ट फेज,
second phase, third phase and fourth phase. First phase is menstrual phase. 28 डेज की जो साइकिल चल रही है, इस 28 डेज की साइकिल में पहली जो फेज चल रही है वो मेंस्ट्रुअल फेज चलेगी. 1 to 5 डेज की साइकिल होगी. देखिए सारे डे डिवाइडेड है. सेकंड जो हमारा फेज चलेगा वो फॉलिकुलर फेज होगा. क्या होगा ये छोड़ दीजिए, अभी केवल फेज के नाम देख लीजिए, वो तो मैं यहाँ पर हूँ आपको फेजेस के अंदर बताने के लिए. तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डे के लिए चलेगा. सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज 5 से 13 डे के लिए चलेगा. थर्ड ओव्यूलेटरी फेज 14th डे, ओनली 1 डे का होगा. थोड़ा सा एक दिन आगे पीछे हो सकता है, पर ये 14th डे सिर्फ पर्टिकुलर 1 डे के लिए है. एंड लास्ट में सेक्रेटरी फेज आएगा जो 15 to 28 डेज के लिए होता है. 4 फेजेस. पहला मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओव्यूलेटरी फेज, फोर्थ सेक्रेटरी फेज. 4 फेजेस. पहले ये नाम निकल लें, मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज, सेक्रेटरी फेज. फर्स्ट फेज चल रहा है कब 1 to 5 डेज. 5 डेज तक हो गया. अब क्या आ जाएगा 6 to 13 या 5 to 13 डेज पे चलेगा हमारा. इसके बाद 14th डे पर्टिकुलर सिंगल डे पे चलेगा. एंड फोर्थ हमारा 15 to 28 डेज के लिए. अब एक एक फेज को डेप्थ में चल के पढ़ते हैं. एक एक फेज में है क्या. पहला मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, तो फर्स्ट टू 5 डेज के लिए हमारा चल रहा है. फर्स्ट टू 5 डेज के लिए द साइकिल स्टार्ट विथ मेंस्ट्रुअल फ्लो. व्हाट इज द मेंस्ट्रुअल फ्लो. मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब ब्लीडिंग. ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो हमारा यूट्रस होता है, इस यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम. इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, जो स्पॉन्जी होती है, हाईली ब्लड वेस्कुलेटेड होती है, और इसी एंडोमेट्रियम लेयर पे हमारे जाइगोट आकर के अटैच होते हैं. सिंपल सी बात है, इस लेयर को हेल्दी रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है. यहाँ पर टाइम टाइम पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अच्छा होना चाहिए. इसलिए अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस लेयर का कोई मतलब रखने का नहीं है. जैसे कि किसी होटल में एक वीवीआईपी पर्सन आते हैं, तो सिंपल सी बात है उनके लिए उस कमरे का डेकोरम चेंज होगा. भाई ये ऐसा पेंट है, इनको ऐसा पसंद है, इनको ऐसा कलर पसंद है. बाय द चांस वो नहीं आए, उनकी जगह कोई दूसरे अलग सोच वाले वीवीआईपी पर्सन आए, तो सिंपल सी बात है चेंज करो, पैटर्न चेंज करो, ये करो. वही काम हो रहा कि यूट्रस वेट कर रहा है कि जाइगोट आएगा और यूट्रस से अटैच होगा, लेकिन बाय द चांस जाइगोट आया ही नहीं. और जब जाइगोट आया ही नहीं, ऐसी कंडीशन पे एंडोमेट्रियम लेयर रप्चर होती है और इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड क्लॉट, वो हमारे वैजाइना के थ्रू बाहर रिलीज होने लगती है. इसी फेज को हमने नाम दिया है मेंस्ट्रुअल फेज. और उस मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है. 3 से 5 दिन ब्लीडिंग होती है, और इस ब्लीडिंग में हमारा एंडोमेट्रियम लेयर निकलेगा, म्यूकस लेयर निकलेगी, कुछ रप्चर्ड ब्लड वेसल्स भी बाहर निकलती हैं. निकलने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, इसलिए इस ब्लड का कलर काफी डार्क होता है और क्लॉट्स में निकलता है. तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज. क्या मेंस्ट्रुअल फेज में था कि मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुअल फ्लो से, ब्लीडिंग से 3 to 5 डेज के लिए चलेगा. मेंस्ट्रुएशन occurs if the released ovum is not fertilized. मैंने बोला मेंस्ट्रुएशन तभी होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो तभी होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं हुई है. तो वही हुआ. It result in breaking down of endometrial lining and uterine blood vessels that comes out through vagina. वजाइना के थ्रू बाहर आएगा. पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज. क्या पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, यहाँ पॉइंट याद रखना है. देखते चले, इसलिए मैंने साइड में आपके यहाँ पे रिटर्न किया हुआ चीजों को कि आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं हो. आप प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं हमारे वीडियोस को देखते हुए. तो जब मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ, तो वहां पे पॉइंट आपको याद रखना है कि इस फेज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होनी है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होना है. और इस ब्लीडिंग में निकले क्या, एंडोमेट्रियम लेयर है, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स है, म्यूकस है, ये हमारे वजाइना के थ्रू बाहर आता है. अगर किसी भी तरीके से मेंस्ट्रुअल रुक गई, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हुआ, मान लीजिए मेरी डेट है
14th डेट को मेरा मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। 14 से 15 भी हो सकता है, नॉट प्रॉब्लम। 15th डे मेरी मेंस्ट्रुअल फ्लो की डेट है और ये डेट लैग कर गई, एक हफ्ते नहीं हुई, मेंस्ट्रुअल फ्लो 14 से स्किप करके पहुंच गई 21 तक। तो बेसिकली ये एक इंडिकेशन होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। फर्स्ट इंडिकेशन। बाय द चांस कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण या कुछ मूड ऑफ स्विंग मूड के कारण भी हमारी लैग कर जाती है मेंस्ट्रुअल फ्लो, तो ये इट्स नॉट अ प्रॉपर सिम्टम फॉर योर प्रेगनेंसी, बट हम इससे आइडिया लगाते हैं कि हाँ भाई हमारा जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है स्किप कर गया, खुशी वाली बात स्किप कर गया, तो तुरंत आइडिया लगता है कपल्स को भी यार हाँ शायद वो पेरेंट बनने वाले हैं। फिर उन्होंने टेस्ट कराया, टेस्ट में आ गया हाँ पॉजिटिव है, तो फिर तो बल्ले बल्ले हो गए। तो आगे चलते हैं। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेट प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक गया है, डेट स्किप कर रही है, तो आप कुछ ना कुछ पॉइंट समझ जाएंगे कि हाँ ये लेडी प्रेग्नेंट है। इट में आल्सो बी कॉज ड्यू टू द स्ट्रेस पुअर हेल्थ। देखिए दिया है इसमें कि ये स्ट्रेस के कारण या पुअर हेल्थ के कारण भी स्किप कर सकता है। ये नहीं 100% है, बस हाँ कुछ परसेंटेज में ये हैबिट है। चलिए आते हैं अपने दूसरे फेज पे, फॉलिकुलर फेज पे, या इसी को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। देखिए फॉलिकुलर फेज हो या प्रोलिफरेटिव फेज हो, प्रोलिफरेशन का मतलब है कि चीजें नई चीजें बनना। तो पहला तो हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो निकल गया, चलो भाई मेंस्ट्रुअल फ्लो को जाने दो। अब हमारा चलता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में नाम से निकल रहा है, देखिए नाम से बनना, फॉलिकुलर मींस फॉलिकल। और आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हुआ है अच्छे से कि जब फॉलिकल्स बनते हैं तभी ओवम का फॉर्मेशन होता है। याद करिए सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा, ये सेल्स मिला के बनाते थे फॉलिकल। यानी किसी भी ओवम का जब भी फॉर्मेशन हुआ है तो आपको अच्छे से पता है कि फॉर्मेशन हुआ है फॉलिकल से, तो कुछ आइडिया लग जाता है कि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनेंगे। और फॉलिकल बनने का मतलब कि oocyte का फॉर्मेशन होने वाला है। तो हल्का सा आइडिया लग गया कि फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनेंगे और वो फॉलिकल्स एक oocyte का फॉर्मेशन करेंगे, और अगर oocyte बन गई तो उससे हमारी सेकेंडरी oocyte यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल के थ्रू रप्चर किया जाता है, बाहर निकल जाता है। चलिए लग गया आइडिया हमको, और हमने आइडिया चालू किया। ये जो डेट चलती है हमारी 5 से 13 तक चलती है, यानी 1 to 4 5th डे तक हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ। मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद 5 से 13th डे के बीच में हमारा चल रहा है प्रोलिफरेटिव फेज, जहां पर हमारे क्या बनेंगे, फॉलिकुलर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन एंड कंप्लीटेड 8 to 12 डेज। इन दिस फेज एक्शन ऑफ गोनेडोट्रोपिन्स, ये थोड़ा पॉइंट याद करने वाले, एग्जाम में थोड़ा सा ये हार्मोन्स हम लोग को परेशान करेंगे, बट परेशान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बताने के लिए यहाँ पर गोनाडोट्रोपिन्स क्या है। आपकी बॉडी पे आपके ब्रेन का बड़ा कंट्रोल है। ब्रेन का कंट्रोल क्या है? क्योंकि ब्रेन कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो आपके दूसरे बॉडी के ऑर्गन को मैसेज पहुंचाते हैं कि आप ये काम करें, आप ये काम रोकें। तो हमारे फॉलिकुलर बनने पे या हमारे स्पर्म के बनने पे हमारे ब्रेन का कंट्रोल है, क्योंकि ब्रेन एक हार्मोन रिलीज कर रहा है और उस हार्मोन के ग्रुप का नाम है गोनाडोट्रोपिन। गोनैड से लिया गया है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन का मतलब गोनैड से लिया गया है, यानी सिंपल सी बात है यार, ये गोनाडोट्रोपिन हमारे गोनैड पे काम करेगा। कुछ ना कुछ तो गोनैड पे काम करने वाला है, क्या करेगा देखते हैं। गोनाडोट्रोपिन जो हमारा हार्मोन निकले, दो हार्मोन निकलते हैं, FSH एंड LH। बहुत क्वेश्चन पूछा गया भाई बोर्ड में इससे, इसलिए ध्यान से समझें। FSH का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको? फॉलिकुलर, देखिए नाम है फॉलिकुलर, S फॉर स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा सा मैं यहां पर आपको कुछ और ऐड करता हूं, चलिए कुछ पॉइंट आपको ऐड करता हूं। ये आपका ब्रेन है, आपके ब्रेन से एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, एक आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, दूसरा आपकी बॉडी में अच्छे से जानते हैं आप, एक यूट्रस के पास यानी हमारा ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी भी हमारी वर्क करती है एज ग्लैंड। ये ओवरी हमारी, ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल या oogenesis की बात कर लें, सब जगह पे ये दो ग्लैंड्स का काम होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स और इससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स और हैं, वो आपके सिलेबस के थोड़ा सा बाहर है, उससे मत याद करें। आप देखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलेगा वो निकल रहा है, हमने क्या बोला, जो गोनाडोट्रोपिन, मान लीजिए गोनाडोट्रोपिन, या आपके लिए थोड़ा सिंपल करके बता रहा हूँ, चीजें इसमें बहुत है बीच में, लेकिन वो आपके लिए नहीं है। गोनाडोट्रोपिन से जो हार्मोन निकला वो टू हार्मोन्स थे, एक हार्मोन था हमारा FSH और एक हार्मोन हमारा NH। FSH का फंक्शन, FSH जो है इसका फुल फॉर्म है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, and another one is LH means luteinizing hormone, luteinizing hormone, ये दो हार्मोन हुए। पिट्यूटरी ग्लैंड के गोनाडोट्रोपिन से FSH और LH नाम के हार्मोन निकले, ध्यान रखिएगा ये ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, एक ये कंट्रोल करेगा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, दूसरा ओवरी से हमारे हार्मोन निकलेगा, एक निकल रहा है प्रोजेस्टेरॉन एंड एक हमारा है एस्ट्रोजन। इन चार हार्मोन का खेल है पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और जो क्वेश्चन बोर्ड में तैयार होंगे इन चार जगह पे घूमेगा क्वेश्चन हमारा। पिट्यूटरी अगर कंट्रोल कर रहा है ग्लैंड, तो वो दो तरीके से ग्लैंड आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, या फॉलिकल के बनने को कंट्रोल कर रहा है, एक FSH है, दूसरा LH है। FSH means follicular stimulating hormone, LH means luteinizing hormone। उधर ओवरी में फॉर्म कर रही है हमारे दो हार्मोन को, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। FSH नाम से लग रहा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनका काम क्या होगा, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे फॉलिकल के बनने को, ये स्टिमुलेट करेंगी, स्टिमुलेट कर रही है, किसको स्टिमुलेट कर रही है, स्टिमुलेट करेंगी फॉलिकल को, कि भाई ओवम बनाने का जुगाड़ करो, ये काम ये देख रही है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कि ओवम फॉर्मेशन करना है, स्टिमुलेट करो, फॉलिकल बने, ओवरी के अंदर ढेर सारी। LH क्या करता है, LH का काम होता है ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करना, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर करना, साथ ही साथ ओव्यूलेशन कराना। ओव्यूलेशन का मतलब आप जानते थे, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाती है तो हमारा oocyte बाहर आ जाता है और इसे हम ओव्यूलेशन कहते थे। ये दो लोग ये काम करेंगे, यानी किसी भी ग्राफ में अगर FSH मैंने बढ़ा दिया है, कोई मैंने ग्राफ ड्रा किया, मैंने कहा FSH बढ़ गया है, इसका मतलब फॉलिकल बनना स्टार्ट है, बहुत तेजी से फॉलिकल बन रहे हैं। अगर मैंने किसी ग्राफ में LH को बढ़ा दिया है तो इसका मतलब कि अब ओवम हमारी रिलीज होने वाली है। प्रोजेस्टेरॉन बन जाता है तो इसका मतलब यूट्रस में ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, और यूट्रस के लेयर में ब्लड सप्लाई तब बढ़ेगी जब जाइगोट पहुंच जाएगा। मींस एक फ्लो चार्ट हमारा तैयार होगा, अगर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है इसका मतलब यूट्रस को हेल्दी रखना है। एस्ट्रोजन का फंक्शन होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को प्रिपेयर करना, कि भाई फर्टिलाइजेशन आसानी से हो जाए ओविडक्ट में, भाई स्पर्म आसानी से आ जाए, ओवम भी आसानी से यूट्रस की तरफ पहुंचे, पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हेल्दी करना, ये काम हमारे एस्ट्रोजन का है। आई होप कि आपको ये हार्मोन, चार हार्मोन अच्छे से समझ में आए होंगे, कौन सा हार्मोन कहां पर है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पिट्यूटरी हार्मोन कंट्रोल करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, क्या ओवेरियन हार्मोन कंट्रोल करता है। तो ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स हो गए, इनके फंक्शन,
और ये हमारे ओवुलेशन करने वाले हार्मोन और उनके फंक्शन। अब अपने टॉपिक पे हम वापस आते हैं, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। गोनाडोट्रोपिन में बता दिया इन दिस फेज, यानी कि हम सेकंड फेज पे चल रहे थे, फॉलिकुलर फेज पे चल रहे थे, जहां पर फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा। आपके दिमाग में आ जाएगा बिल्कुल सर फॉलिकुलर स्टेज पे एफएसएच का बढ़ना तय है, एफएसएच ज्यादा बनेगा। क्यों सर? क्योंकि एफएसएच अगर ज्यादा बनेगा तो हमारी ढेर सारी फॉलिकल्स ओवर एग के अंदर बनना चालू होंगी और तभी ये हमारी बाहर निकल के फॉलिकल ट्यूब में जाएगी, जहां पर हमारा स्पर्म आएगा इससे फर्टिलाइजेशन करने। तो फॉलिकुलर फेज का पूरा निचोड़ मैंने आपको पीछे बता दिया कि इस फेज में जो 5 से 13 दिन के लिए चल रही फेज, ये इस 5 से 13 दिन के फेज में, इस 5 से 13 दिन के फेज में फॉलिकुलर का फॉर्मेशन होगा, जहां पर एफएसएच हार्मोन का लेवल हाई रहेगा। फिर देखिए डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल इनटू ग्राफियन फॉलिकल। सिंपल सी बात है, जो हमारी प्राइमरी, देखिए ओवरी में कैसे फॉलिकल्स बन रहे थे, देखिए प्राइमरी फॉलिकल है, अभी ये बनना स्टार्ट हो रही है। क्यों बनना स्टार्ट हो रही है? क्योंकि ब्रेन से सप्लाई आ चुकी है, ब्रेन से एफएसएच हार्मोन यहाँ पर आ चुका है, उसने मैसेज दे दिया फॉलिकल बनाना स्टार्ट करो भाई। फॉलिकल बनना स्टार्ट हुई तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी आपने पढ़ा था, और टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनता है। यही ग्राफियन फॉलिकल, ये ग्राफियन फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि एफएसएच की क्वांटिटी बढ़ गई। यही था हमारा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकल बनना स्टार्ट होगा, छोटे थे, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो गया है। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हमारी जो ग्राफियन फॉलिकल्स हैं इनसे भी एस्ट्रोजन कंटिन्यूअसली, ग्राफियन फॉलिकल्स क्या बेसिक जो फॉलिकुलर सेल्स होती है, छोटी छोटी सेल्स आप देख रहे हैं, छोटी छोटी सेल्स लगी होती हैं, इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता रहता है, जो हमारी रिप्रोडक्टिव ट्रैक को डायरेक्शन देती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक को हेल्दी रखती है कि अब एक बैटल होने वाली है स्पर्म और ओवम, उसके लिए इसको प्रिपेयर करती है। ये हमारा था किसमें? फॉलिकुलर फेज में। फॉलिकुलर फेज में देखिए proliferation of ruptured uterine, endometrium and mucus lining, ovulet and vagina, development of secondary sexual character, हमारे एस्ट्रोजन कई चीजों को डेवलप कर रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप कर रहा है, हमारे एफएसएच के सिक्रेशन को सप्रेस करेगा। कब सप्रेस करेगा? ये पॉइंट थोड़ा सा नया हो जाएगा। एलएच ने अभी तो सारे काम किए, एलएच ने अभी सारे काम किए, अब एलएच एक काम और करता है। अगर ब्लड में एलएच बढ़ गया बहुत तो एफएसएच का लेवल डाउन हो जाएगा। ये इंडिकेशन होते हैं, फीडबैक मैकेनिज्म होती है। भाई एफएसएच अगर कंटिन्यूअसली गिरता रहेगा तो फॉलिकुलर तो बनते रहेंगे, एक ओम रिलीज नहीं हो दूसरी आगे रहेंगे, लगातार गिर रहा है ओम। तो एफएसएच को सप्रेस भी करना होता है कि भाई एक ओम तैयार हो गई, अब रुक जाओ। तो अब कैसे रुक जाओ? जब एलएच का लेवल बढ़ जाएगा तो एफएसएच का लेवल गिर जाएगा, और एलएच जब भी बढ़ जाएगा, याद रखिएगा एलएच अगर बढ़ गया तो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएगी। ये मैंने पीछे बताया, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुई नहीं कि ओवम बाहर आ गई। यही कह रहा, सप्रेस करेगा एफएसएच को। सिक्रीशन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। आगे चलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, जहां पर 1 to 5 डेज का ये साइकिल थी, जहां पर 3 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज होता है। आगे स्टेप पहुंचे, सब कुछ एंडोमेट्रियम क्लियर हो चुकी है, साफ हो चुकी है, हेल्दी हो चुकी है। अब ओवम बनाई जाए, जिससे ओवम वहां पर पहुंचे फर्टिलाइज होकर के। तो अब जब ओवम बनाई जाए तो ओवम के लिए फॉलिकल्स बनना जरूरी है। तो दूसरा फेज आ गया फॉलिकुलर फेज। इस फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बनना स्टार्ट हुए, हार्मोन जिम्मेदार था एफएसएच। एफएसएच ने फॉलिकल बनाना स्टार्ट किया। जब फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुके हैं, अब वो रप्चर कर रहा है, तो ल्यूटिनाइजिंग बढ़ गया। ल्यूटिनाइजिंग ने कहा बस ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुकी है, अब ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करो। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी, हमारी oocyte बाहर आ जाएगी, और यही oocyte का बाहर आना हो गया क्या? ओव्यूलेटरी फेज। ये बन गया हमारा ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में हमारी जो ओवम है वो बाहर आ जाएंगी। देखिए LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, यानी 14th डे। यानी अगर हम मान लें ये 1 था, ये ऐसे करके यहाँ पर 14th डे था, यहाँ पर 28 है, मिडिल पे ये हमारा 14th डे पे कह रहा है। इस जगह पे जब ये कंडीशन आ जाएगी तो LH और FSH अपने पीक पर होंगे। ये दोनों अपने पीक पे होंगे, बाद में डाउन कर जाएंगे LH, और ये हमारी है FSH।
FSH क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि 14 डे के पहले फॉलिकल बनाने हैं, इसलिए FSH का लेवल हाई पे है। LH का लेवल हाई पे जाएगा कब? 14th डे पे हाई पे जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जब फॉलिकल बन गया है तो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर किया जाए और हमारी फॉलिकल्स बाहर आए, हमारी सेकेंडरी oocyte या हमारी ओवम बाहर आ जाए। चलिए, रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH इंड्यूसेस, ये क्वेश्चन एक लाइन का बनता है बोर्ड में, बड़े अच्छे से बनता है बोर्ड में। व्हाट इज LH सर्ज एंड क्या इंड्यूस करता है LH सर्ज? तो LH सर्ज का मतलब होता है कि जब LH अपनी पीक पे होता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देता है, कि ग्राफियन फॉलिकल को ऑर्डर देता है तुम रप्चर हो जाओ, क्योंकि यहां से ओवम बाहर निकल रही है। तो LH सर्ज, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। LH सर्ज, ये रैपिड सेक्रेशन ऑफ LH, लगातार LH बढ़ रहा है, उसका पीक बढ़ गया है और ये इंड्यूस करता है रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड देयर बाय ओव्यूलेशन ऑन 14th डे, और 14th डे पे हमारा ओव्यूलेशन हो जाएगा। ये होता है LH सर्ज। तो आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछता है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चरिंग किस पे बेस्ड है, कौन करता है? तो आपको याद रखना है LH हार्मोन। कब होगा? 14th डे पे पीक पे होगा, जिससे हमारी ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगी और हमारी जो ओवम है वो बाहर आ जाएंगी। ये हमारा है क्या? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज के बाद देखिए सब वही चीजें LH अपने अटेन पे जाएंगी, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाएंगी, ओव्यूलेशन हो जाएगा। और अब आया हमारा लास्ट फेज, यानी कि सेक्रेटरी फेज। 3 फेज हो गए। पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, पता ही है, ब्लीडिंग। सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज, क्या बनाया आपने? फॉलिकल्स, हार्मोन्स, FSH, LH। LH पीक पे हो गया तो LH सर्ज बोलते हैं, और ये करता क्या है? सर्जरी कर देता है किसकी? ग्राफियन फॉलिकल की। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, जैसे रप्चर हुआ थर्ड फेज आ गया, ओव्यूलेटरी फेज। क्यों? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, अब ओवम बाहर आ गई ओवरी से, ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड आता है सेक्रेटरी फेज। देखिए सेक्रेटरी फेज में क्या आ रहा है। हमारी ओवम बाहर रिलीज हुई, और ओवम बाहर रिलीज होने के बाद, ओवम बाहर रिलीज हो गई, देखिए जैसे हमारा ओवम, क्या मतलब? सेकेंडरी oocyte, दोनों की चीज है। सेकेंडरी oocyte या ओवम जैसे ही रिलीज हुई, अगर हमारा जाइगोट फर्टिलाइज हो गया, हमारा ओवम फर्टिलाइज हो गई, तो जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल बचा हुआ पार्ट था वो एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और उस येलो बॉडी को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। याद रखिएगा, कॉर्पस ल्यूटियम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आफ्टर ओव्यूलेशन व्हाट हैपेंड इन ग्राफियन फॉलिकल। तो आफ्टर ओव्यूलेशन वही ग्राफियन फॉलिकल श्रिंक हो जाता है और एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और उस येलो बॉडी को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए इसी नाम से, देखिए ल्यूटियम लिखा हुआ है, देखिए सर समझिएगा, मैं हर जगह पे सेंटेंसों को जोड़ता हूं। ल्यूटियम से बना, देखिए ल्यूटियल फेज। तो याद रखना है ल्यूटियल फेज यानी कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ काम होने वाला है। तो देखिए ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या किया? कॉर्पस ल्यूटियम रिस्पांसिबल होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करने में। मैंने बताया था ओवरी से 2 हार्मोन निकल रहे थे, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल के फॉलिकुलर सेल से निकल रहा था, इन फॉलिकल सेल से निकल रहा था, एंड यही आफ्टर ओव्यूलेशन अब किसका रोल प्ले कर रहा है? अब एक येलो बॉडी का रोल प्ले कर रहा है, जिसे हमने कॉर्पस ल्यूटियम बोला। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन निकालेगा। अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो जाता है तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम कंटीन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करता रहेगा। ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये करता क्या है? makes the endometrium maximum vascular thick and soft। थिक एंड सॉफ्ट बना देके, देखिए थिक है, काफी थिक होने से होगा क्योंकि यहीं पर हमारा जाइगोट आकर के रुकेगा और इम्प्लांट करेगा। इसलिए जरूरी बात है कि होटल के इस कमरों को अच्छे से सजाया जाए, अच्छे से सॉफ्ट रखा जाए, क्योंकि यहाँ पर एक नन्हा मेहमान डेवलप करेगा। तो सबसे काम क्वेश्चन का यही होगा, मेक्स द एंडोमेट्रियम मैक्सिमम वैस्कुलर थिक एंड सॉफ्ट।
देन यूट्रस रेडी फॉर इम्प्लांटेशन, यूट्रस रेडी है हमारे छोटे से बेबी के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। इनहिबिट द एफएसएच सिक्रेशन टू प्रिवेंट, अब एफएसएच को रुकना तो एलएच ने रोका पहले, ये एलएच की क्वांटिटी बढ़ गई, जैसे एलएच की क्वांटिटी बढ़ गई एफएसएच रुके। साथ ही साथ एफएसएच जब ज्यादा गिरता है तब भी क्या होता है, सॉरी जब प्रोजेस्टेरोन ज्यादा हो जाता है तो एफएसएच का भी रुकना हो जाता है। भाई प्रोजेस्टेरोन का गिरने का मतलब क्या हो गया कि अब जाइगोट तैयार हो गया, पता चला इधर जाइगोट तैयार हो रहा है अटैच होने के लिए, उधर फॉलिकल अपने लाइन में लगा पड़ा है और फॉलिकल जब लगातार गिरता रहेगा तो फिर से ओवम रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम ही यही है फॉलिकल को बनाना। इसको रोका नहीं जाएगा तो फॉलिकल बनते रहेंगे। अभी एक जाइगोट अटैच हुआ है यूट्रस में, उधर दूसरी ओवम तैयार हो गई, इधर तीसरी ओवम तैयार हो गई, इसलिए प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना जरूरी है। और जब प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई हो जाता है तो ये एफएसएच को इनहिबिट करता है कि ब्रेन से एफएसएच ना गिरे। तो ये जानते कैसे हैं, ये हमारा ब्लड के थ्रू ब्रेन पे पहुंचता है, ब्रेन देखता है अरे यार प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो रहा है, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फिर तुम एफएसएच अब मत गिरो। सोचिए कितना गॉड ने कितना एक गेम तैयार किया हुआ है, हर एक चीज डिस्टर्ब हो जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, उसने कितना मैकेनिज्म सोच के रखा हुआ हर एक चीज के लिए। चलिए ये था हमारा क्या ओवुलेटरी फेज, जहां पर सेक्रेटरी फेज, जहां पर हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाला गया है कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू। अब इफ फर्टिलाइज डज नॉट अकर, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, अभी तो फर्टिलाइजेशन हो गया था तो कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन गिराया, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो माय डियर स्टूडेंट्स वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं निकालेगा, और जब प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा दैट्स मीन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो अगर नहीं होता है तो 14 से 28 दिन के साइकिल में फिर से हमारा साइकिल दोहरा दी जाएगी। भाई फर्टिलाइजेशन हो जाता तो मेंस्ट्रुअल स्टॉप रहती, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से क्या हो जाएगा, वही प्रोजेस्टेरोन का लेवल घट गया, जैसे घटा नहीं लेवल कि एंडोमेट्रियल लेयर फिर से टूटकर गिरना चालू हो जाएंगे और फिर से वही मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाएगी। तो ये 4 फेज नाच रहे हैं 28 डेज में। ये था हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, प्रेगनेंसी के टाइम मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप कर दी जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्रोजेस्टेरोन लेवल हाई होता है, एफएसएच का लेवल कम हो गया तो अब सारे इवेंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें जरूरत नहीं है किसी फॉलिकल की। बेसिकली हमारा बेबी हमारे यूट्रस में ऑलरेडी क्या है, आ चुका है, इसलिए हमें अब जरूरत किसी भी फॉलिकल की नहीं पड़ेगी। क्लियर? ये हार्मोनल चेंजेस दिखाए मैंने कुछ, और एनसीईआरटी में ऐसा ग्राफ दिया जाता है, एग्जाम में पर्टिकुलर आपको एक ग्राफ इतना दे देगा और आपसे ए और बी के बारे में पूछ लेगा। यहाँ पर तो मैंने लिखा हुआ है हार्मोन्स के नेम, वहां पर हार्मोन्स के नेम नहीं होंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले चेंजेस इन पिट्यूटरी हार्मोन जो मैंने बताया एफएसएच एंड एलएच के साथ क्या हुआ, देखिए जरा, ये जो बीच की लाइन है ये लाइन 14th डे को शो करती है, 14th डे को शो कर रही है हमारी मिडिल लाइन, बाकी इधर 14th डे के पहले, इधर 14th डे के बाद की बात है। आप देख रहे हैं कि एफएसएच अभी नॉर्मल कंडीशन पे था, एफएसएच नॉर्मल कंडीशन पे था, कब ये है पिट्यूटरी हार्मोन में एफएसएच यहाँ बढ़ा, धीरे धीरे डाउन होकर के देखिए अचानक ही 14 दिन के पर थोड़ा सा बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब एफएसएच बढ़ेगा तो फॉलिकल का बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसी जगह पे देखिए एलएच इससे ऊपर चले गया, मैंने इसके पहले ग्राफ में आपको दिखा दिया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ऊपर पीक पे है। क्यों पीक पे है? क्योंकि एलएच ही रिस्पांसिबल होता है किसी ओव्यूलेशन के लिए। 14th डे पे जब एलएच ऊपर हो गया तो ओव्यूलेशन हो गया। इसके पहले एलएच नीचे था, कहीं पर कोई ओव्यूलेशन नहीं हुआ, फॉलिकल बनना चालू हो रहे थे, बस फॉलिकल बन के रेडी हुआ नहीं, एलएच पीक पे हो गया, और इसी को हम इस जगह टर्म दे देते हैं एलएच सर्ज। एलएच सर्ज, एलएच सर्ज के थ्रू ग्रेफेट फॉलिकल रप्चर हो गई और हमारी ओवम बाहर आ गई। अब देखिए चेंजेस इन यूटेरिन हार्मोन्स, अगर ओवेरियन हार्मोन, अगर हम ओवेरियन हार्मोन की बात करें, देखिए यहां दिखाएंगे। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत कब है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाए। तो हम 14th डे के पहले तो प्रोजेस्टेरॉन को बढ़ाएंगे नहीं, 14th डे के पहले हम प्रोजेस्टेरॉन को नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि अभी ये पता नहीं है फर्टिलाइजेशन होना है कि नहीं होना है।
वो पटा 14th डे के बाद ही चले, क्योंकि 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो अभी तो ओव्यूलेशन हुआ है, अब जब ओव्यूलेशन हो गया, एग फर्टिलाइज हो गया, तो देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन हमारे यूट्रस को हेल्दी करने जा रही है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हो गया, इधर एस्ट्रोजन का लेवल देखिए गिरता जा रहा है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी इस जगह पे। एस्ट्रोजन का लेवल इस जगह हाई था क्योंकि हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को बढ़ना था, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी होना था, और प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ गया तो एस्ट्रोजन घट गया, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हेल्दी है। हालांकि यहाँ पर आपने याद रखना है कि 14th डे पे एस्ट्रोजन पीक पे था। पीक पे इसलिए एस्ट्रोजन है क्योंकि एस्ट्रोजन को ब्लड वेसल्स अच्छा करना है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को हेल्दी करना है, क्योंकि किसी भी तरीके से ओवम को ओव्यूलेशन के लिए दिक्कत ना हो। और इधर प्रोजेस्टेरॉन 14th डे के बाद, तो आप याद रखें 14th डे के बाद जो पीक पे जाएगा वो प्रोजेस्टेरॉन होगा। 14th डे के पहले, एक दिन पहले जो पीक पे होगा वो LH होगा। यही दो आपके पकड़ के हैं, और यही दो आप ग्राफ पकड़ लीजिए। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि 14th डे के पहले अगर कोई पीक पे है तो वो LH हो जाएगा, 14th डे के बाद अगर कोई पीक पे है तो हमारा प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा, और आप आसानी से इस ग्राफ वाले मेथड को सॉल्व कर लेंगे। आती है लास्ट बात, कुछ पॉइंट है, बेसिक पॉइंट्स है कि जब हमारे में मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होते हैं जिस एज पे अप्रोक्सीमेटली फीमेल में ये 12 से 13 साल के बीच में स्टार्ट होता है, 12 से 13 साल के बीच में, 11 साल के 12 साल के बीच में क्रॉस होता है, तो जब हमारी मेंस्ट्रुअल ऑनसेट होती है, चालू होती है, तो इसे हम बोलते हैं मेनार्च। जब हमारी मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होती है तो उसे हम बोलते हैं मेनार्च, और अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स के एज के पास हमारी ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है, तो हम इसे बोलते हैं मेनोपॉज। 50 साल की उम्र में हमारी परमानेंटली ओव्यूलेशन प्रोसेस रुक जाता है, सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती हैं, तो वो फेज होता है हमारा मेनोपॉज। पॉज लग गया तो मेनोपॉज हो गया। स्टार्ट हो रहा है तो क्या है? मेनार्च है। तो जब स्टार्ट हो रहा है वो मेनार्च है, जब वो रुक गया तो मेनोपॉज है। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने आज की क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेप्थ में जाना, उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जाना। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज याद रखिए। फेजेस में मैंने नाम आपको बताया, किस नाम से कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा वो फेज है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो बनने वाला था वो हार्मोनल बैलेंस पे क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, हार्मोन्स पे बनेगा कि LH पीक पे कब होता है, LH सर्च क्या है, प्रोजेस्टेरॉन कब पीक पे होगा, और किस हार्मोन का क्या फंक्शन है। वीडियो को देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे कि आपको इस तरीके से नए नए वीडियोस मिलते रहें। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जब हमने सब कुछ तैयार कर लिया है, हमने ओवम बना ली, हमने स्पर्म बना लिया, हमने यूट्रस के बारे में साइकिल भी जान ली, अब हम बारी है हम कराएंगे फर्टिलाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बेस्ड होगा फर्टिलाइजेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय।